नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 13 फरवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वो भी हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इस लेक्चर के लास्ट में हम लोग 8 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, जो यूपीएससी के 2024 के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से 2 क्वेश्चन जो होगा सिर्फ और सिर्फ मैप से है। ठीक है, उसके बाद हर एक डायमेंशन को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग का जिस तरह से रिस्पांस मिलेगा उसी तरह से क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाता जाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आज शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज मुख्यतः हम लोग 3 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला जो है हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यटन क्षेत्र के लिए। ठीक है, जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं जहां पे बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं उस स्थल के सौंदर्य को देखने के लिए, तो उसी के लिए यहाँ पे आर्टिकल है, उसी से संबंधित है कि पर्यटन क्षेत्र के लिए स्वच्छता और स्वच्छता रेटिंग प्रणाली अभी भी शुरू नहीं हुई है। लगातार जो है एजेंसियां इसके लिए कार्य कर रही है। ठीक है, फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक पायलट प्रोजेक्ट को छोड़कर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा अब तक की 3 विज्ञप्तियां भेजने के बावजूद भी राज्यों की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई है। ठीक है, कोई भी सुधार नहीं हुई है, खासकर स्वच्छता के रेटिंग के प्रणाली के रूप में। मेनली जो इसका उद्देश्य है, जो पर्यटन क्षेत्र है वहां पे होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे में विश्व स्तरीय स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, जिससे कि वहां पे स्वच्छता को बेहतर बनाए रखा जा सके। ऐसा हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जहां पे भी बहुत ज्यादा पर्यटक लोग आते हैं वहां पे स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता है, बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है, लगातार प्लास्टिक बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, कोई भी स्वच्छता का मानदंड वहां पे माना नहीं जाता। इसी के सुधार के लिए लगातार जो है सरकार के द्वारा एक स्वच्छता रेटिंग प्रणाली शुरू की गई है। फिर भी अभी जितने भी पर्यटक संबंधित राज्य हैं अभी इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं इसके लिए भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। और इसी के लिए जो है स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग, ठीक है, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो पर्यटन स्थल हैं वहां पे स्वच्छता को सुनिश्चित करने में हम लोग सफल हो सके। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि लैंगिक समानता में जो गैप्स हैं, अंतर हैं, उसको पाटने के लिए एक वैश्विक गठबंधन किया जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल अलायंस किया जा रहा है। मेनली इसमें जो कहा जा रहा है वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो है वैश्विक स्तर पे प्रयास किया जा रहा है, जिससे महिलाओं की जो दशा है वो सुधारी जा सके। वहीं पे सबसे ज्यादा जो है अभी ग्लोबल अलायंस का बात किया जा रहा है इस आर्टिकल में, मेनली जो है वुमेन को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, और इसका पहल किया जा रहा है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। भारत ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड्स के लिए जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी दोनों को बेहतर करने के लिए ये एक मिशन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि ये जो मेनली कार्य किया जा रहा है महिलाओं को ज्यादा से सशक्त बनाने की बात की जा रही है। और इसमें जो है 4 SDG जितने भी हमारे गोल्स हैं, सस्टेनेबल गोल्स हैं, उसको पूरा करने में हम लोग सफल हो जाएंगे। चाहे SDG 4 हो शिक्षा, ठीक है, उसके बाद SDG 5 जो है जेंडर इक्वालिटी, ठीक, उसके बाद SDG 17 जो है विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वैश्विक भागीदारी, ज्यादा से ज्यादा FDI को प्रमोट करने की बात की जाए। तो ये सारे जो हम लोग गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं इस तरह के WEF के जो ग्लोबल अलायंस किए गए हैं, मेनली जो है महिलाओं के उत्थान के लिए, जितने भी जेंडर रिलेटेड जो गैप्स हैं उसको फिल करने के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। अगला आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, आज गांधी जी के विचारों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि गांधी जी के राम जो है वो इस राम मंदिर में नहीं है। मतलब कि गांधी जी का जो धर्म के प्रति कॉन्सेप्ट था और वर्तमान के जितने भी राजनीतिक नेता हैं उनका जो धर्म के प्रति कॉन्सेप्ट है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। यही अंतर देखा जा रहा है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। देख ले, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 का, तो जिस तरह से गांधी जी का जो मंशा थी, विचार थी धर्म के प्रति, तो वो कहते थे कि राजनीति को धार्मिक बनाना है, मतलब कि एक नैतिक मानदंडों के अनुसार से ही राजनीति को आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसी की बात लगातार की जाती थी गांधी जी के द्वारा। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाता है जो वर्तमान के नेता है वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लगातार जो है अपने लाभ के लिए, अपने हित को पूरा करने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मान्यताओं का
बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया जा रहा है। ठीक है, इसी की बात यहाँ पे इस आर्टिकल में की गई है। इसको हम लोग विस्तार से देख लेंगे। गांधी जी का विचार हमेशा से काम आता है, इसलिए कहा जाता है ना कि मेंस के लिए लगातार जो है विभिन्न राइटर्स का बुक पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका सोच डेवलप हो, किस तरह से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और कौन कौन जो बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग हैं उनका क्या विचार रहा है अपने जीवन में, वो हमें अपने आंसर्स में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और एक बात बता दूं, आज के वीडियो का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया है और उसका लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और लास्ट में जो क्वेश्चंस आएगा इसके लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक, और बताइएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह बनाया गया है। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन, कि जिससे और बेहतर तरीके से और ज्यादा नंबर्स में क्वेश्चन डाला जा सके। तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला जो आर्टिकल है, हाइजीन सैनिटाइजेशन रेटिंग सिस्टम फॉर होटल्स रिजॉर्ट्स होम स्टे येट टू टेक ऑफ, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं वहां के लिए ही वहां स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, एक रेटिंग सिस्टम बनाई गई है, उसी की बात की जा रही है। लगातार जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है, फिर भी जितने भी पर्यटन स्थल संबंधित राज्य हैं वो इन सिस्टम का नजरअंदाज कर रहे हैं, इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं कि पर्यटन क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई ये रेटिंग सिस्टम है, रेटिंग प्रणाली है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो पर्यटन क्षेत्र में होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, होम स्टे हैं, उसमें विश्व स्तरीय स्वच्छता को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, परंतु अभी तक देखा गया है कि जितने भी पर्यटन क्षेत्र संबंधित राज्य हैं वो इन रेटिंग प्रणाली को चुनने में अभी भी असमर्थ है, इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी में कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में एक पायलट प्रोजेक्ट को छोड़कर, ठीक है, एक पायलट प्रोजेक्ट में ऐसा सिर्फ और सिर्फ रेटिंग प्रणाली उपयोग हुआ था। उसके बाद से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा अब तक की 3 विज्ञप्तियां भेजने के बावजूद राज्यों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिरी विज्ञप्ति फरवरी में भेजी गई, फिर भी राज्यों की तरफ से कोई भी प्रतिज्ञप्ति नहीं आई स्वच्छता रेटिंग प्रणाली को स्वीकार करने के लिए। ठीक है, तो रेटिंग योजना जो है मुख्यतः स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग, इसी की बात की जा रही है, स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग की बात की जा रही है, जो कि पिछले साल नवंबर में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग के सहयोग से शुरू किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, पेयजल और स्वच्छता विभाग के सहयोग से शुरू किया गया था स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग। ठीक, मेनली जो है स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली बनाई गई है, रेटिंग सिस्टम बनाई गई है। ठीक है, इसी में कहा जाता है कि पहले के हिस्से के रूप में स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण और पर्यटन विभाग की राज्य टीमें हितधारकों के लिए अवधारणा, प्रतिक्रिया और वांछित परिणामों पर कार्यशालाएं आयोजित करेगी। ठीक, इसी में कहा जाता है कि लगातार जो है वो प्रचार प्रसार किया जाएगा स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग का, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटन क्षेत्र में रिजॉर्ट होटल इसको स्वीकार करें। ठीक है, जिससे कि वहां पे स्वच्छता को हम लोग बनाए रख सकें। अच्छी प्रथाएं अपनाने के लिए यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि आवास सेवाओं के मालिकों, जितने भी होटल्स हैं, मोटल्स हैं, ठीक है, उसके बाद वहाँ रिजॉर्ट्स हैं या फिर होम स्टे हैं, उनके मालिकों और संचालकों को बेहतर और सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं, जितने भी कीड़े हैं उसको मारने में सफल हों, उसको प्रबंधित करने में सफल हों, स्रोतों पर ठोस कचड़े, ठीक है, यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसको भी प्रबंधित करने के लिए कार्य करने की बात की जा रही है। और जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक है, एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए अच्छी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, इसी के कारण यहाँ पे कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि ये बहुत ही अच्छी प्रथा है और यहाँ पे आवास मालिकों, जितने भी होटल्स के मालिक हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है। और इस योजना की अवधारणा के अनुसार देश की सभी जितने भी गेस्ट हैं ही पर्यटक सुविधाओं में रेस्तरां के साथ या उसके बिना स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें जो मुख्य लक्ष्य है होटल्स के ग्रुप्स, ठीक है, लॉज, होम स्टे, धर्मशाला और शिविर जिसमें पोर्टेबल शौचालय होते हैं और वहां पे स्वच्छता की कमी देखी गई। तो इसी रेटिंग के लिए दिशा निर्देश में उल्लिखित सुरक्षित स्वच्छता प्रथाओं के अनुपालन पर आधारित है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है जल निकायों में प्रदूषण को रोकना। ठीक है, और जैसे प्लास्टिक को लगातार देखा जाता है, जितने भी खुले तालाब होते हैं, नदियां होती है,
तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लास्टिक से वहाँ जितने भी जल के पारिस्थितिकी तंत्र हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। इसी के लिए यहाँ पे इस तरह को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो जल निकायों में प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। तो दस्तावेज के विजन स्टेटमेंट के अनुसार कहा जाता है कि हम इस रेटिंग प्रणाली की कल्पना करते हैं जिससे कि जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं उसको स्वच्छता से शामिल करने और भारत में स्वच्छता और अधिक टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं में योगदान करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से हासिल किया जा सके, ठीक है, और ज्यादा सस्टेनेबल बेहतर प्रथाएं हम लोग बना सके, ठीक है। और इसमें मुख्य बात है ग्रामीण क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की बात की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जाएगा, जहां होम स्टे, बिस्तर, नाश्ता, छोटे रेस्टोरेंट, चाय के दुकान जैसे अतिथियां जो है इकाइयों को जागरूक किया जाएगा, ठीक है। जितने भी जहाँ पे पर्यटक जितने ज्यादा जाते हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाएगा और उन्हें कम लागत वाली तकनीकों को मदद दी जाएगी जिससे कि जरूरी काम किया जा सके और स्वच्छता को सुनिश्चित रखा जा सके। तो कार्यान्वयन के लिए एक त्रिस्तरीय समिति प्रणाली प्रस्तावित की गई जिसकी शुरुआत जो है वो जमीनी स्तर पर सत्यापन के लिए उप विभागीय मजिस्ट्रेट मतलब कि एसडीएम, ये ध्यान रखिएगा, एसडीएम द्वारा गठित एक सत्यापन उपस्थिति से होगा और उसके बाद एक जिला समिति होगी जिसकी अध्यक्षता जो है वो डीएम करेंगे और फिर राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति बनाई जाएगी। तो इसलिए इसको 3 स्तरीय कमेटी की बात की जा रही है, 3 लेवल कमेटी, ध्यान रखिएगा। पहला जो है एसडीएम, दूसरा डीएम और तीसरा जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल कि हमें स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक रेटिंग सिस्टम लाया गया है, खास के पर्यटक क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं परंतु वहाँ पे स्वच्छता के मानक को नहीं माना जाता है। उसी को सुनिश्चित करने के लिए, स्वच्छता और प्रदूषण को कम रखने के लिए, उसी के उद्देश्य से इस तरह का जो है स्वच्छता रेटिंग लाया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि अ ग्लोबल अलायंस टू ब्रिज द जेंडर इक्वलिटी गैप, मतलब कि इस तरह के जो वैश्विक गठबंधन किए जा रहे हैं वो लैंगिक असमानता का जो गैप है उसको कम करने में सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो जेंडर इक्वलिटी के लिए WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया है, उसी के बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। तो समानता और समावेश जो है वो भारत की विकास यात्रा की आधारशिला, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि समानता, इक्वलिटी, ठीक है, एंड इंक्लूजन बोथ आर द मेन पिलर ऑफ सक्सेस ऑफ इंडिया। उसी की बात की जा रही है कि समानता और समावेशन भारत की विकास यात्रा की आधारशिला है और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, डिजिटल विभाजन को पाटने, कम करने, जितने भी डिजिटल गैप है जैसे ग्रामीण स्तर में हो, डिजिटल असाक्षरता हो गया तो उसको कम करने की बात की जा रही है, जलवायु एक्शंस को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है, क्लाइमेट एक्शंस को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य कल्याण सुनिश्चित करना जैसे फोकस क्षेत्रों को केंद्र में शामिल करने को प्राथमिकता देकर घोषणा विकास की वकालत करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। तो इसमें एजेंडा जो है वो महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास से प्रेरित है। ये जो मुख्य एजेंडा भी WEF के द्वारा लाया गया है इसमें मेनली जो है वो महिलाओं के नेतृत्व, यहाँ पे क्लियर इस फिगर में लिखा गया है ब्रिजिंग द डिजिटल जेंडर डिवीजन, ठीक है, जितने भी डिजिटली बाधाएं हैं खासकर महिलाओं के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा समाप्त करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस साल जनवरी में विश्व आर्थिक मंच मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, ठीक है, ये बहुत अच्छा बात किया गया है कि जेंडर इक्विटी और इक्वलिटी के लॉन्च के साथ लैंगिक समानता के मिशन को कई कदम आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। ये जो लैंगिक समानता के लिए एक बेहतर कदम उठाया गया वो भी वैश्विक स्तर पे। तो इस बहुहितधारक पहल ने सामाजिक आर्थिक उद्देश्य में तेजी लाने, ठीक है, के लिए भारत को केंद्र में रखा है। तो यहाँ पे ये जो वैश्विक पहल है सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से, इसके केंद्र में मुख्यतः जो है वो भारत है, क्योंकि इसका निरंतर वैश्विक प्रभाव रहा है, क्योंकि भारत का जो है वो निरंतर अभी वैश्विक प्रभाव रहा है और गठबंधन के साथ भारत दुनिया भर के हितधारकों के कामकाजी एजेंडे में 2 प्रमुख शब्दों समानता और समानता को बदलने में कामयाब रहा है। इसी की बात यहाँ पे लगातार की जा रही है। तो ये जो बैठक हुई थी दावोस में 54वीं वार्षिक विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई थी। तो इसी बैठक के मौके पर भारत द्वारा स्थापित
वैश्विक भलाई, ठीक है, एकदम ग्लोबल भलाई की बात की जा रही है, जिसमें लैंगिक समानता और इक्वलिटी की बात के लिए एक नया गठबंधन किया गया है। और इस गठबंधन में मुख्यतः जो है ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य, महिलाओं के उद्यम में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेने की बात की जाए, जिससे दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान का साझाकरण और निवेश के अवसर को एक साथ लेके चल सके, महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ सके। और यह पहल, इसकी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें 3 एसडीजी गोल को भी हम लोग साधने में सफल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एसडीजी 3 है, उसमें स्वच्छता और कल्याण की बात की जा रही है, इसको भी पूरा किया जा सकता है। एसडीजी 4 है, शिक्षा को बढ़ावा देगा। एसडीजी 5, ये नाम याद रखिए, कभी कभी मैच द फॉलोइंग भी पूछ दिया जाता है एसडीजी से, ठीक है। एसडीजी गोल्स कौन कौन से हैं, वहां पे भी मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं। तो एसडीजी 5 जो है वो जेंडर इक्वलिटी के लिए है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। एसडीजी 17 जो है वो विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। इसने मास्टर कार्ड, उबर, टाटा, टीवीएस, वायर, ये कुछ एग्जाम्पल्स याद रखेगा, गोदरेज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आईएमडी, लॉजेन जैसे उद्योग जगत में नेताओं और भारतीय उद्योग परिसंघ के माध्यम से उद्योग के लगभग 10,000 से अधिक भागीदारियों से समर्थन प्राप्त किया है, ठीक है। और ये जो भी दावोस में जो वैश्विक गठबंधन हुआ है, इसमें इन बड़ी बड़ी कंपनियों का भी सहयोग देखने को मिला है, जिसमें 2 और बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जैसे बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा भी इस तरह का समर्थन किया गया है, जो WEF के द्वारा ये पहल किया गया है, ठीक है, महिलाओं के उत्थान के लिए। उसी के गठबंधन का आयोजन और संचालन के लिए CII, सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप द्वारा किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, WEF जो है वो एक नेटवर्क पार्टनर के रूप में और इन्वेस्ट इंडिया एक जो है वो संस्थागत भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। तो इसी में आगे हम लोग मुख्य तथ्य जान लेते हैं कि WEF क्या है, ठीक है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हर साल व्यक्तियों और राजनीतिक और व्यापारिक नेताओं को एक साथ लाती है और मीटिंग करती है, ठीक है। ये WEF का कार्य है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताएं शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, इससे आगे भी बढ़ा है। तो WEF को स्विस स्की रिजॉर्ट दावोस में अपनी वार्षिक WEF बैठक के लिए जाना जाता है। और यह आयोजन जो है वो वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की एक श्रृंखला के लिए नियमित रूप से दुनिया भर के व्यापारिक और राजनीतिक नेताओं को आकर्षित करता है, ठीक है। ये जो है वो वैश्विक जितने भी मुख्य समस्याएं हैं उसको चर्चा करता है और उसके लिए सही कदम उठाने का प्रयास करता है। तो WEF के पास कोई स्वतंत्र निर्णय लेने का शक्ति नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन वह लोगों को ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना चाहता है जिससे वैश्विक समुदाय को लाभ हो। WEF की जो बैठकें हैं वो सदस्यों और जनता के सामने चर्चा के लिए नए मुद्दे, रुझानों और संगठनों को पेश करती है और आमतौर पर माना जाता है कि वे कॉर्पोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के निर्णय लेने को प्रभावित करती है, ठीक है, जो भी डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं और या फिर प्राइवेट वर्ल्ड में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं उसको WEF जो है वो प्रभावित करता है। और संगठनों के इसकी सदस्यता के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिसमें कई प्रमुख व्यापारिक और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं, ठीक है, और इन्हीं संगठनों की सदस्यता के द्वारा इनको वित्त पोषित किया जाता है। तो अभी वर्तमान की बात की जा रही है राइटर के द्वारा कि अवसर है एक, कि दुनिया भर के उद्योग के लिए यह एक अवसर है कि कुछ प्रथाओं को साझा करने की बात की जा रही है, जिन्हें हमने कार्य क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश और विकास को आगे बढ़ाने के लिए विकसित किया है। तो सिद्ध कार्यक्रम और पहलों में निवेश करना और उन्हें बड़े पैमाने पर पहुंचने में सक्षम बनाना है। जो ये पहल किया गया है, लगातार जो जेंडर इक्वलिटी गैप है उसको कम करने के लिए इस तरह का वैश्विक स्तर पर जो कार्य किया जा रहा है, तो डिसीजन तो ले लिया गया है, लेकिन इसको जमीनी स्तर पे उतारना जरूरी है और समावेशन को एक व्यावसायिक वार्तालाप बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना होगा। और यह जो है स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा के अवसरों और आर्थिक अवसरों तक बढ़ती पहुंच के माध्यम से अर्थव्यवस्था के भीतर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व के लिए हमारी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग, थिंक टैंक और निवेश से युक्त जो है वो वैश्विक समुदाय के साथ समाधान सीखने और विकसित करने का अवसर तैयार करता है। इसी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है WEF के द्वारा, खासकर जेंडर इक्वलिटी के लिए। तो इसी में लास्ट में कहा जाता है, इसको आप निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के प्रति भारत की अस्थायी प्रतिबद्धता और सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास के प्रति इसके निरंतर प्रयासों को देखते हुए वैश्विक भलाई के लिए यह जो गठबंधन किया गया है
लैंगिक समानता के लिए, तो इन संबंधित सभी मुद्दों पर एक ताकत बनाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और सभी देश को इसके लिए कार्य करना चाहिए, जिससे कि जेंडर इक्वलिटी को हम लोग सही तरीके से सुनिश्चित कर सके और वुमेन्स को एम्पावर करके ज्यादा से ज्यादा अपने देश में, अपने देश के ग्रोथ के लिए, योगदान के लिए प्रेरित कर सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है गांधीज राम इज नॉट इन द राम मंदिर, मतलब गांधी जी का जो राम थे, जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी 1948 में, तो उनका आखिरी शब्द था हे राम। उसी की बात की जा रही है कि गांधी जी के जो राम थे वो अभी वर्तमान में जो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उस तरह के, ऐसा नहीं कि वहां, उस तरह के राम मंदिर में वो राम जी नहीं थे। मतलब इनका अलग कॉन्सेप्ट था, वो राम राज्य की बात करते थे, सभी की भलाई की बात की जाते थे। उनके लिए राम और रहीम एक ही थे, हिंदू और मुस्लिम एक ही थे। ठीक है, उसी की बात इस आर्टिकल में भी की जा रही है। तो बस इसको एक बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारा एक सोच बेहतर हो सके अपने आंसर को संतुलित करने के लिए। इसी के लिए इस तरह के आर्टिकल दिए जाते हैं, इसलिए इसे पढ़ना चाहिए, इस तरह के बुक्स भी पढ़ने चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि गांधी जी के राम राम मंदिर में नहीं है। ठीक है, धर्म का राजनीतिकरण जो देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है, गांधी जी के विचारों के विपरीत है। गांधी जी ने 1948 में अपने होठों पर हे राम कहकर अंतिम सांस ली और मोहनदास करमचंद गांधी पर बचपन से ही भगवान राम का प्रभाव रहा है। जैसा कि महात्मा ने, मतलब कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, उसमें अपने एक बचपन के वाकया को भी दर्शाया है, जिसमें कहा जाता है कि जन्म से ही जो गांधी जी थे वो वैश्विक आस्था के होने के कारण राम और कृष्ण के मंदिर में जाना उनकी आदत थी। ठीक है, वो बचपन में बहुत ज्यादा राम जी और कृष्ण के मंदिर में जाते थे, लेकिन मंदिरों ने बालक गांधी जी के मन में आस्था पैदा नहीं किया। उन्होंने कहा, लेकिन जो मैं वहां तक पहुंचने में असफल रहा वह मैंने अपनी नर्स, हाँ देख लीजिएगा, कि वो किसी और व्यक्ति से सीखे और उस व्यक्ति ने जो सिखाया, तो वही बात कहा जा रहा है कि मैंने अपनी नर्स के एक पुराने नौकर से प्राप्त किया। रंभा जो उसका नाम था, ने इस डर के इलाज के रूप में राम नाम का दोहराव सुझाया और इसी नर्स ने राम नाम का एक दोहराव सुझाया। ठीक है, और तब से ही इन्होंने, जब भी इन्हें जीवन में डर लगा, ये अपने मन ही मन राम जी का नाम लेने लगे और यह उनके लिए जीवन भर के लिए एक अचूक उपाय बन गया। हालांकि जिस राम नाम का वह उल्लेख कर रहे हैं वह अब किसी मंदिर में पाई जाने वाली मूर्ति नहीं है, न ही अनुष्ठान के रूप में किया जाने वाला पाठ है। ठीक है, इसके बजाय यह दिल के भीतर की गहराइयों की बात की जा रही है। तो आध्यात्मिकता में निहित गांधी जी जो कहते थे कि धर्म को राजनीति में लाएं, मतलब कि जो भी राजनीति करे वो धार्मिक मानदंडों, नैतिक मानदंडों, यहाँ पे नैतिक मानदंडों का मतलब है नैतिकता, सामाजिक नैतिकता के अनुरूप कार्य करे, धोखाबाजी, ठीक है, ईर्ष्या, इस तरह के कार्य नहीं करे, ज्यादा से ज्यादा समाज के कल्याण, देश के कल्याण के लिए कार्य करे। लेकिन इसी में कहा जा रहा है कि उनके धर्म की जो जड़ें थी वो आध्यात्मिकता में थी। गांधीवादी विद्वान, इसी पे बात किया जा रहा है, जो गांधीवादी हैं, गांधीवादी विद्वान राघवन अय्यर ने अपनी पुस्तक, ये कुछ चीजें कोट करने के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक, द मोरल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ महात्मा गांधी में लिखा गया है कि गांधी जी जो थे वो राजनीति को धार्मिक और धर्म को व्यवहारिक बनाना चाहते थे। ठीक है, और वर्तमान समय में जो हो रहा है वो धर्म की राजनीति हो रही है। उस समय जो थे वो राजनीति को धार्मिक बनाना चाह रहे थे। तो दोनों में बहुत सिंपल अंतर है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के प्रयास में उन्होंने भारतीय परंपरा की उपेक्षा भी की थी और कर्म योग या फिर सामाजिक क्रिया के माध्यम से आध्यात्मिक प्राप्ति का मार्ग भी आगे बढ़ाया था, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया था। यह राम और जनक जैसे शास्त्रीय नायकों से जुड़ी उस तरह की कार्रवाई थी और आधुनिक भारत में विवेकानंद और अरविंदो द्वारा उनकी पुष्टि भी की गई है। तो गांधी जी का जो लक्ष्य था वो राजनीति के शुद्धिकरण और औपचारिक धर्म में सुधार के लिए काम करना था। उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि राम या फिर राम नाम या फिर राम राज्य को नए अर्थ दिए थे। उन्होंने कहा था कि निरंतर आत्मशुद्धि की उनकी जो अपनी यात्रा थी वो प्रार्थना के रूप में अपने हृदय को गहराई से जापते थे, अपने भय को भगाने के लिए। ऐसा नहीं कि लोगों को आकर्षित करने के लिए वो धर्म का उपयोग करते थे, उसी की बात की जा रही है। तो गांधी जी ने एक आइकोनोक्लास्ट स्कूल मास्टर द्वारा उठाए गए 3 प्रश्न का यहाँ पे जवाब दिया था, उसी का उत्तर देख लीजिए। तो पहला प्रश्न जो था, क्या
श्री रामचंद्र के जीवन का अनुसरण करने वाले एक हिंदू के लिए भी मंदिर में जाकर उनकी छवि देखना आवश्यक है? क्या दर्शन क्रिया से बेहतर है? यहां देख सकते हैं सवाल क्या है, दर्शन क्रिया से बेहतर है, मतलब कि कर्म से ज्यादा बेहतर है कि धर्म का उपासना करें, उसी की बात की जा रही है। उसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया था कि यदि हम किसी जीवित व्यक्ति के सामने सिर झुकाते हैं या हाथ जोड़ते हैं तो बदले में उत्तर देता है, लेकिन छवि ऐसा नहीं करता है, मूर्तियां ऐसा नहीं करती। फिर ऐसा करने से क्या फायदा? जो कभी जवाब नहीं देता उसे पत्र लिखने से क्या फायदा? और तीसरे क्वेश्चन में कहा जाता है जिस व्यक्ति की छवि का हिंदू आदर करते हैं उसने अपने जीवन काल में कुछ गलतियां की होगी, क्या उन गलतियों की नकल करने से आराधना को हानि नहीं होगी, जिनकी नकल वह अपनी छवि की पूजा करने पर कर सकते हैं? ठीक है, देखते हैं जैसे ग्रामीण स्तर पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा है, ठीक है, और दुर्गा पूजा के लिए एक समिति बनाई जाती है, ग्रामीण स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे चंदा तसीला जाता है। तो मान लीजिए 100 घर है, सभी ने 10-10 रुपए दिए तो 1000 रुपए हुए, लेकिन खर्च जो हुआ मान लीजिए 800 रुपए खर्च हुए, 200 रुपए बच गए। तो देखिएगा जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म होगा, समिति के कुछ लोग, ऐसा नहीं कि सभी, 2 या 3 लोग लगातार जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी की बात की जा रही है। तो इस तरह के जो गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो उस धर्म को भी अपने लाभ के हित के लिए जोड़ लेते हैं, तो ये भी तो गलत है। उसी की बात यहाँ पे तीसरे सवाल के रूप में पूछी जा रही है। तो इसी में गांधी जी के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है कि तो गांधी जी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण माना, जो राम स्वयं के भीतर होने चाहिए उन्हें लोग छवि में खोज रहे हैं, मूर्ति में ढूंढ रहे हैं, ठीक है। गांधी जी ने इन सवालों को उत्तर देते हुए कहा, फिर भी गांधी जी ने उस सरल आस्था को परेशान नहीं करेंगे जो राम को केवल मंदिर में ढूंढते हैं, ठीक है। ऐसा भी कहते हैं गांधी जी, उस तरह के धार्मिक व्यक्ति को भी परेशान नहीं किया जाएगा जो अपने जो आस्था के जो प्रमुख हैं, जो देवता हैं, उनको हम मंदिर में ढूंढ रहे हैं। लेकिन दूसरे को अगर प्रेरित करना, आकर्षित करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैनिपुलेट करना, ये गलत है। तो गांधी जी की प्रतिक्रिया इस प्रकार थी कि किसी भी हिंदू के लिए रामचंद्र की छवि या फिर मूर्ति की पूजा करने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह उनके लिए है जो मंदिर में उनकी छवि देखे बिना अपने राम का चिंतन नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर जाने की आवश्यकता उनके लिए है जो बिना उनकी मूर्ति को देखे हुए उनका चिंतन नहीं कर सकते। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह सच है कि उनके राम जिस तरह से उस मंदिर में विराजमान है वैसा कहीं और नहीं। मैं उस सरल विश्वास को परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे गांधी जी के द्वारा कही जाती है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि दर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म या कार्य है, ठीक है। पूजा जो है वो ईश्वर को पत्र का गठन करता है, भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं है। गांधी जी ने लिखा कि वे मंदिर, मस्जिद और चर्च में कोई भेद नहीं करते। तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि हालांकि मेरी बुद्धि और हृदय ने बहुत पहले ही ईश्वर के सर्वोच्च गुण और नाम को सत्य के रूप में जान लिया था, मैं सत्य को राम के नाम से पहचानता हूं। मेरे परीक्षण के सबसे अंधेरे समय में उस एक नाम ने, यही बात कहा जा रहा है कि मेरे जीवन में भय से मैं बहुत डरता था, तो उसको भगाने में राम का नाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा मेरे जीवन में, उसी की बात कर रहे हैं। और उसके लिए मुझे हमेशा मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होती, बस शुद्ध आत्मा से उनका स्मरण काफी है। उसी की बात इसमें कहा जाता है कि उस एक नाम ने मुझे बचाया और अभी भी बचा रहा है। ये जो है उल्लेख किया गया है द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 54, पृष्ठ नंबर 112 में। तो इसी में आगे कहा जाता है कि गांधी जी के सभी भाषणों, लेखों और पत्रों में राम, राम नाम और तुलसीदास के रामचरितमानस का सैकड़ों बार उल्लेख और टिप्पणी और आह्वान किया गया है, परंतु वो कभी भी धर्म का राजनीतिकरण नहीं चाहते थे। तो गांधी जी के राम कौन थे, उन्हीं की बात की जा रही है। तो 4 अप्रैल 1946 को दिल्ली के बिरला हाउस में अपनी प्रार्थना सभा में गांधी जी ने निम्नलिखित बातें कही, जब कोई कहता है कि राम या राम नाम का जाप केवल हिंदुओं के लिए है और मुसलमान इसमें कैसे भाग ले सकते हैं, तो मुझे मन ही मन हंसी आती है। क्या मुसलमानों के लिए एक ईश्वर और हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों के लिए दूसरा नहीं, केवल एक ही सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक ईश्वर है, ठीक है। ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था और उसे विभिन्न नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा ऑप्शनल जो है वो फिलॉसफी है, ठीक है। तो इसमें पढ़ने का रहता है जैसे ईश्वर को लोग क्या समझते हैं, तो ईश्वर हाथी है, ठीक है। और हम सब सभी जो है वो आंख बंद किए हुए हैं,
किसी को पूंछ पकड़ाया तो उसको लगा कि ईश्वर जो है वो रस्सी की तरह है, ठीक है। किसी को सूंड पकड़ाया तो उसको लगा ईश्वर जो है वो पाइप की तरह है, ठीक है। किसी को पैर पकड़ाया तो उसको लगा ईश्वर जो है वो पोल की तरह है, जो बिजली का खंभा होता है, खंभा की तरह है, ठीक है। तो देख सकते हैं, परंतु ये जो सभी का मिला हुआ रूप जो है हाथी है, वो मुख्य ईश्वर है। उसी की बात यहाँ पे गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ये फिलॉसफी में पढ़ना है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि हम उसे उस नाम से याद करते हैं जो हमारे लिए सबसे अधिक परिचित है। मेरे राम हमारी प्रार्थनाओं के राम, ऐतिहासिक राम, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं है, ठीक है। वह शाश्वत है, अजन्मा है, बिना क्षण वाले हैं, ठीक है। मैं उन्हीं की पूजा करता हूं, उन्हीं की सहायता करना चाहता हूं और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। वह सभी का समान रूप है, इसलिए मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि किसी मुसलमान या किसी अन्य को उनका नाम लेने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए, लेकिन वह किसी भी तरह से भगवान को राम नाम के रूप में पहचानने के लिए बाध्य नहीं है। वह अपने आप को अल्लाह या खुदा कह सकते हैं ताकि ध्वनि का सामंजस्य खराब ना हो, ठीक है। ये भी बातें यहाँ पे कहाँ से कोट की गई है उसका भी दिया गया है, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है कि राम राज्य से मेरा मतलब है हिंदू राज नहीं है, राम राज्य से मेरा मतलब है एक दिव्य राज्य, ईश्वर का राज्य, जहां पे ईश्वरीय विचार हो, ठीक है। सभी लोग ईर्ष्या द्वेष से दूर हो। तो गांधी जी जो है वो भारत में राम को एक आदर्श और राम नाम को सभी बीमारियों के इलाज के रूप में अपनाने के गहरे और गंभीर निहितार्थों को जानते थे। जहां कई धर्मों के लोग रहते हैं और जहां हिंदू मुस्लिम संघर्ष एक सदी से अधिक पुरानी थी और कभी भी ये खराब दशा उत्पन्न हो सकती थी हिंदू मुस्लिम के संघर्ष के रूप में। तो अंग्रेजों द्वारा इरादे से इसे किया भी गया और हिंदू मुस्लिम को बांटा गया और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। इसीलिए वह हमेशा सावधान रहते थे कि वे मंदिरों, मस्जिदों और चर्च न जाएं, लेकिन उन्होंने हिंदू परंपराओं और उस धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल किया जिनमें उनका जन्म हुआ है, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है कि 1929 में भोपाल में एक सार्वजनिक बैठक में उन्होंने कहा कि मैं अपने मुसलमान मित्रों को चेतावनी देता हूं कि वे मेरे द्वारा राम राज्य शब्द का प्रयोग करते समय उन्हें गलत ना समझें, ठीक है। राम राज्य से मेरा मतलब है हिंदू राज्य नहीं, राम राज्य से मेरा मतलब है एक दिव्य राज्य, ईश्वर का राज्य, और ईश्वर पे सभी का हक है। और मेरे लिए राम और रहीम एक ही देवता है। मैं किसी अन्य ईश्वर को नहीं बल्कि सत्य और धार्मिकता के एकमात्र ईश्वर को स्वीकार करता हूं, जो राजनीति और सार्वजनिक जीवन में गांधी जी के मुख्य धर्म का ये स्वरूप था, ठीक है। और गांधी जी ने आगे लिखा कि चाहे मेरी कल्पना के राम इस धरती पर हो या न हो, राम राज्य का प्राचीन आदर्श निसंदेह सच्चे लोकतंत्र में से एक है, ठीक है। उसी की बात की जा रही कि पहले के समय में राम राज्य जो था वो स्थापित था, तो इसी के लिए ये स्थापित अभी भी किया जा सकता है, जिसमें सबसे तुच्छ नागरिक बिना किसी विस्तृत और महंगी प्रक्रिया के शीघ्र न्याय सुनिश्चित कर सकता है। यहां तक कि कवि ने कुत्ते को भी राम राज्य में न्याय प्राप्त करने वाला बताया था, ठीक है। उसी की बात यहाँ पे गांधी जी के द्वारा की जा रही। तो अब वर्तमान परिदृश्य में गांधी जी का जो विचार है वो कितना प्रासंगिक है, उसी की बात यहाँ पे राइटर के द्वारा किया जा रहा है कि गांधी जी के राम और राम नाम और राम राज्य को आज के संदर्भ में दर्ज करना जरूरी है। धर्म का राजनीतिकरण, बार बार कहा जा रहा है कि धर्म का राजनीतिकरण गांधी जी के विचारों के विपरीत है। यह देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। उस देश के प्रधानमंत्री को जो अपने संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रधानमंत्री हैं और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर बनाए गए राम मंदिर के अभिषेक के अवसर पर भारी शुभकामनाएं दी गई प्रधानमंत्री को। तो इसी में कहा जाता है कि भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज होने का दावा करता है और एक प्रधानमंत्री को अपने धर्म, आस्था और समर्पण के बावजूद एक धर्म के प्रति पक्षपाती दिखाना स्वस्थ संकेत नहीं है। यह उस जगह का प्रश्न है जहां गांधी जी के राम मिलने की संभावना नहीं है, वही बात कहा जा रहा है, ठीक है। तो यही वर्तमान परिदृश्यों के अनुसार ही इस तरह का आर्टिकल लिखा गया है। कोई भी स्टूडेंट इस पे ऑफेंड नहीं होंगे, ये किसी के धर्म के पक्ष में ये बात नहीं की जा रही है, बस सिर्फ और सिर्फ ये गांधी जी के राम राज के विचारों को प्रदर्शित किया जा रहा है और वर्तमान के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो नेता हैं, जो अपनी राजनीति करने के लिए धर्म का उपयोग करते हैं, उसी की यहाँ पे कंपेरिजन की जा रही है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर में निम्नलिखित द्वीपों चट्टानों की संरचनाओं को उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित करें।
तो पहला जो है स्प्रेटली द्वीप समूह, ठीक है, ये याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ। दूसरा जो है पार्सल आइलैंड, तीसरा जो है नेटुना द्वीप, चौथा जो है अनम्बास द्वीप समूह। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो सबसे पहला जो हो जाएगा, सबसे नॉर्थ में पार्सल आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद पहला जो है स्प्रेटली हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा नेटुला द्वीप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा जो हो जाएगा अनम्बास द्वीप समूह। तो ये कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम लोग मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं, पार्सल आइलैंड हो गया, उसके बाद स्प्रेटली, ठीक है, ये सबसे ज्यादा नॉर्थ में था, उसके बाद स्प्रेटली हो गया, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं नेटुला आइलैंड हो गया, उसके बाद एनम्बस, ठीक है। तो क्लियर हो गया, यहाँ से इस तरह से ये महत्वपूर्ण आइलैंड है, ये ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कोसोवो से लगती है? ठीक है, तो पहला जो है मोंटेनेग्रो, दूसरा जो है अल्बेनिया, तीसरा जो है क्रोएशिया, चौथा जो है उत्तर मैसेडोनिया, पांचवा जो है बुल्गारिया। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, एक मोंटेनेग्रो, उसके बाद 2 अल्बेनिया और उसके बाद 4 उत्तर मैसेडोनिया, मतलब कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी हम लोग मैप में देख लेते हैं, ठीक। तो ये है कोशेवा, ठीक है। तो कोशेवा में ये देख सकते हैं मोंटेनेग्रो है, ठीक है, उसके बाद अल्बेनिया है और उसके बाद उत्तर मैसेडोनिया है, ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर्बिया है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा जाता है निम्नलिखित में से कितनी योजनाएं पहलों का उद्देश्य जो है विशेष रूप से लिंग असंतुलन को संबोधित करना और महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है? तो पहला जो है मानक कार्यक्रम, दूसरा जो है किरण योजना, तीसरा जो है सर्व पावर योजना और चौथा जो है वो निधि प्रोग्राम। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जो इन कार्यक्रम, जो उसी कार्यक्रम के नाम बताएं जो जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, मतलब कि किरण योजना और सर्व पावर योजना, इसमें जो है वो जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे मानक कार्यक्रम क्या होता है, तो इस योजना का जो उद्देश्य होता है वो स्कूली बच्चों के बीच रचनात्मकता और नवीन सोच की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साइंस एंड सोशल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, ठीक है। विज्ञान और सामाजिक अनुप्रयोग में निहित 10 लाख मूल विचारों नवाचारों को लक्षित किया गया है मानक कार्यक्रम में, ठीक है। और किरण योजना की बात करें तो पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान भागीदारी, ठीक है। और योजना जो है वो विज्ञान में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, इसी में जेंडर इक्वलिटी की बात हो गई, ठीक है। तो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने शुरू किया है इस तरह का अग्रणी योजना। और सर्व पावर योजना क्या है, ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय जो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, ठीक है, SERB, ठीक है, ने SERB पावर में महिलाओं के लिए अवसर को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। तो क्लियर हो गया कि किरण योजना और सर्व पावर योजना दोनों जो है वो जेंडर इक्वलिटी के लिए है। अब निधि प्रोग्राम भी हम लोग जान लेते हैं। तो निधि प्रोग्राम को मेनली जो कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग, ठीक है, उसी को कहा जाता है निधि। तो इस प्रोग्राम के तहत भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित ज्ञान आधारित नवाचार और विचारों को उपयोगी स्टार्टअप के लिए, ठीक है, में विकसित करने के लिए शुरू किया गया एक व्यापक प्रोग्राम है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कहा जाता है, पहला स्टेटमेंट है कि सुशासन सूचकांक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें सिंपली जो है क्वेश्चन जो लगातार पूछा गया है सुशासन सूचकांक से, तो सुशासन सूचकांक जो है वो 10 क्षेत्रों को ध्यान में रखता है, ये सही है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट जो है जम्मू और कश्मीर के जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सुशासन सूचकांक जो है वो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 10 क्षेत्र है, ठीक है। और भारत का जो पहला
जिला सुशासन सूचकांक जो है वो जम्मू कश्मीर के जिलों के लिए जारी किया गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देख सकते हैं 10 क्षेत्रों को यहाँ पे लाया गया है सुशासन सूचकांक में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 58 संकेतकों को भी कवर किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा जाता है, पहला स्टेटमेंट है बोहा जियोग्लिफ्स महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत में सबसे बड़ा जियोग्लिफ्स महाराष्ट्र के कासिले में है। और तीसरा स्टेटमेंट है कोंकण जियोग्लिफ्स यूनेस्को की अस्थायी विश्व विरासत सूची का एक हिस्सा रहा है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, दो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि जो बोहा जियोग्राफिक्स है या उसको कहा जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट जियोग्राफिक्स, ठीक है। तो सिंपली जो है ये जो है महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान के थार में, ठीक है, थार के रेगिस्तान की मिट्टी में पाया जाने वाला बड़ा जियोग्राफिक्स है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जियोग्राफिक्स जो है वो प्रौद्योगिकी रॉक, ठीक है, बहुत पुराने रॉक कला का एक रूप है जो लेटराइट पठारों की सतह पर बनाया जाता है। तो क्लियर हो गया जियोग्राफिक्स, ठीक है। और दूसरा जो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेगलेरिया फाउलेरी हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, ये क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नेगलेरिया फाउलेरी जो है वो दिमाग खाने वाला अमीबा है, ये एकदम ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है ढेबर आयोग, हमने पहले भी पढ़ा है ढेबर आयोग के बारे में, ठीक है, जो जनजातियों या फिर पीवीटीजी के लिए बहुत कार्य किए हैं। तो ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया है जो जनजातीय समूहों को कम विकसित करती है। उड़ीसा में विशेष रूप से पीवीटीजी की संख्या सबसे अधिक है। जारवा और ओंगेश ओडिशा में कुछ पीवीटीजी हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ढेबर आयोग के द्वारा पीवीटीजी के लिए बहुत से कार्य किए गए हैं। उसके बाद उड़ीसा में विशेष रूप से पीवीटीजी की संख्या जो है वो बहुत अधिक है, ठीक है। और ये जो है वो जारवा और ओंगसे जो है वो उड़ीसा में नहीं है, वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। जारवा, ओंगेश, सेंटनीज और सॉर्नपेन ये सारे पीवीटीजी हैं, लेकिन वो अंडमान और निकोबार से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 3D प्रिंटिंग का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? द कन्फेक्शनरी वस्तुओं की तैयारी के लिए, बायोनिल कान का निर्माण करने के लिए, उसके बाद मोटर वाहन के उद्योग के लिए, उसके बाद इस तरह के सवाल भी लगातार यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा जो है वो पुनर्निर्मित सर्जरी के लिए, डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ये मेनली जो है सभी सही है, ठीक है। 3D प्रिंटिंग याद रखिएगा। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो कि करंट अफेयर समय थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।